हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 9 अगस्त और आज हम 9 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज। इसमें हम स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन होता है दोस्तों, वो सारा करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी रेडी होता है। चलो, जो आज की मुख्य जो हमारी खबरें हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, फिर हम उन पर क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो, ये है आज 9 अगस्त और 9 अगस्त का डेली करंट अफेयर जो है, हम आज उसकी क्लास ले रहे हैं और हमारा सेशन अब शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर दोस्तों है पेरिस ओलंपिक 2024। नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में सिल्वर मेडल। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में फिर से जो है हमें मेडल जिताया है और इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जो है जीता है। पूरी कहानी समझेंगे, कौन है गोल्ड जीतने वाला, क्या है पेरिस ओलंपिक की पृष्ठभूमि, सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। चलो, अगली हमारी सुर्खी है दोस्तों यहाँ पर। अगला, प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम इंडिया को बधाई। कल का दिन हमारे लिए बहुत शुभ था दोस्तों, हमें 2 मेडल मिले ओलंपिक में कल। हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता और सिल्वर मेडल हमने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर भी समझेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। अभी तक कितने जो है ओलंपिक में हमने हॉकी में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगला हमारा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त। आप जानते हो दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या थी उस समय की स्थितियां, क्यों आया यह आंदोलन, क्यों लाया गया। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दिया। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखेंगे, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। कौन से अभ्यास का दोस्तों, पर्वत प्रहार। इंपोर्टेंट है, क्यों किया ये लद्दाख में की ही ये जो है, क्यों इसका आयोजन किया गया, सारे जो है हम इसके बिंदु अच्छे से देखेंगे। चलो, आंध्र प्रदेश में दोस्तों अभी एक चेंज हुआ है। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति का इसने खात्मा कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, ये जो है विधेयक था, जो अधिनियम आया गया था, इसके कारण जो है आंध्र प्रदेश में 60% से ज्यादा अधिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो आयु के लोग हैं, उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर इसको चेंज किया गया। इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, ये पूरी कैबिनेट बैठी है, ठीक है। चलो आगे दोस्तों, यहाँ पर निधन के हम संदर्भ में बात करें, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य जी अब नहीं रहे, ये है वो, और इनके बारे में भी हम समझेंगे। 2001 में इन्होंने जो है सीएम पद की शपथ ली थी, ठीक है। वर्ष 2000 में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सारी बातें समझेंगे यहाँ पर। अगला दोस्तों एक और है, गांधीवादी शोभना रानाडे अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये है शोभना रानाडे जी, और ये हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित थे ये। इन्होंने समाज समाज के उत्थान में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या है इनके बारे में भी सारे बिंदु हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसको समझेंगे। सेल्फी लेकर, आपको याद होगा पिछले साल भी आपने किया था, लगभग ये तीसरा वर्ष ऐसा है जिसमें अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों, बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया गया। बॉयलर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको दोस्तों सुविधा दी जाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह अधिनियम लाया गया है। क्या है यह अधिनियम, इसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बॉयलर बनी हुई है यहाँ पर। चलो देखना दोस्तों, अब हम रिवीजन करेंगे 9 अगस्त का, जो 8 अगस्त का, जो हमने कल जो है सारा करंट अफेयर्स हमने जो डिस्कस किया था, उसका हम लास्ट में यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, रिवीजन करते हैं। तो सारे जो है 8 अगस्त के जो जितने भी यहाँ पर 8 अगस्त के जो करंट अफेयर्स थे, उन 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आज का तो करंट अफेयर्स हमारा रेडी होगा ही, जो हमने कल पढ़ा था वो भी साथ साथ में हमारा अच्छे से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के पहले जो है हमारी महत्वपूर्ण खबर से, और वो खबर है दोस्तों पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता दोस्तों भाला फेंक में सिल्वर मेडल। दोस्तों आप जानते हो, इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, वहां पर जो है नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था दोस्तों, सिल्वर की जगह गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर जीता है। सारी कहानी समझना, क्योंकि दोस्तों ये जो है बंदा एक ही ओलंपिक में, देखो लगातार दोनों ओलंपिक में, एक में सिल्वर लाना एक में गोल्ड लाना, ऐसा करने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं, तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारी कहानी अब अच्छे से देखते हैं। चलो बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की।
अभी दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का जो भाला फेंक आयोजन हुआ था, इसमें जो है नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने क्या प्राप्त किया है दोस्तों, सिल्वर। ठीक है, इन्होंने क्या प्राप्त किया है, सिल्वर। लेकिन आप थोड़ा सा इससे पीछे जाएंगे, कब की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए कब थे, 2021 में। ठीक है, वहां पर इन्होंने दोस्तों क्या जीता था, गोल्ड जीता था। पहले इनकी पुरानी कहानी समझ लो ताकि इनके बारे में आप थोड़ा और जान पाओ। गोल्ड जीता था इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, और इन्होंने दोस्तों 87.58 मीटर का जो है इन्होंने क्या डाला था, ये जो है जेवलिन जो है ये फेंका था इन्होंने कितने मीटर्स का दोस्तों, 87.58 मीटर का। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला भी जो है। और उस समय दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट जो है पोजीशन प्राप्त की थी, और इसी आधार पर इनको क्या मिला था दोस्तों, गोल्ड मिला था। लेकिन अब दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें स्थितियां हो जाती है चेंज। यहां पर आप देखोगे पहला जो है गोल्ड लिया है, गोल्ड पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों अरशद 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 नदीम। और इन्होंने क्या किया है दोस्तों, कितने मीटर्स पर फेंका है वो भी देख लीजिए, 92.97 मीटर। और ये फर्स्ट ओलंपिक का रिकॉर्ड है दोस्तों 92.97 मीटर का। तो यहाँ पर गोल्ड किसने जीता है, पाकिस्तान ने इस बार जो है गोल्ड जेवलिन थ्रो में जीता है। और जो भारत ने है दोस्तों, हमारे जो सिल्वर मेडल जो है, हमने क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर मेडल। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ी सी कहानी और समझते हैं। ये 2021 की बात है। ठीक है, 2021 की बात है, और इस समय हमने गोल्ड जीता था। इसी बात को ध्यान में रखकर आप बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस इस बात को ध्यान में रखकर मनाया गया है। 87.58 मीटर जो है यहाँ पर जेवलिन थ्रो जब 2021 में फेंका था नीरज चोपड़ा ने, इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कब मनाया जाएगा दोस्तों, ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके साथ बात करते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा जी के बारे में। ये है दोस्तों हरियाणा से, हरियाणा में भी कहां पर, पानीपत से। ठीक है, अब इनकी कहानी सुनते हैं। देखो दोस्तों, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लाने वाले ये भारत के कौन से व्यक्ति बन गए हैं, तीसरे व्यक्ति। यहां पर समझ लीजिएगा ये कौन से व्यक्ति बन गए, यहां मैं लिख रहा हूं लगातार दोस्तों, लगातार 2 ओलंपिक में, कितने दोस्तों, 2 ओलंपिक में मेडल लाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी। तो तीसरे खिलाड़ी मतलब 2 और खिलाड़ी है। हाँ, 2 और खिलाड़ी है, उन लोगों का नाम भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक है दोस्तों सुशील कुमार, क्या है, सुशील कुमार। और इन्होंने दोस्तों, इनका खेल क्या है, कुश्ती, आप जानते हो। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 2 मेडल जीते थे, वो भी कंटिन्यू। देखो 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, कहां पर दोस्तों, बीजिंग, चीन में। ठीक है, इस बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, यहाँ पर इन्होंने जीता था कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। और फिर एक और नाम याद रखना, फिर इनने एक और कहां जीता है दोस्तों, यहाँ पर 2012 में, 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर। ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ पर याद आ गई। ये एक व्यक्ति हो गए। दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों, जिन्होंने लगातार जो है 2 ओलंपिक में मेडल जीता है, तो उनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है दोस्तों, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने भी जो है लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर इनका खेल क्या है दोस्तों, बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है ये आप जानते हो। और इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं अलग अलग ओलंपिक में। एक जीता था दोस्तों इन्होंने कब, तो एक जीता था इन्होंने रियो ओलंपिक में। क्या दोस्तों, रियो ओलंपिक में। और रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था दोस्तों 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने रजत जीता था, मतलब सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, ये बात आप जानते हो। और उसके बाद दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 का, कौन सा, टोक्यो ओलंपिक,
जो 2020 में आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज बोले तो कांस्य पदक। ठीक है, इन्होंने ये मेडल यहाँ पर जीता है। लेकिन हाल ही में इन्होंने पीवी सिंधु से उम्मीद थी, लेकिन इस बार जो है ये पेरिस ओलंपिक में कुछ भी पदक हासिल नहीं कर पाए। तो ये दूसरे व्यक्ति हो गए। अब दोस्तों तीसरे व्यक्ति कौन हो गए? तीसरे व्यक्ति हो गए हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था दोस्तों? गोल्ड जीता था। ठीक है, कितना मीटर फेंका था इन्होंने ये भी याद रखना दोस्तों, 87.58 मीटर उस टाइम इन्होंने इतना फेंका था। ठीक है, अब बात समझना। फिर आज जो है 2024 की मैं बात करूं तो जो पेरिस ओलंपिक है दोस्तों, इस पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और सिल्वर मेडल जो है इन्होंने कितना दोस्तों यहाँ पर कितने मीटर फेंका है ये भी याद रखना, कितने मीटर फेंका है इन्होंने? तो यहाँ पर इन्होंने फेंका है दोस्तों 89.45 मीटर। ये बात भी आप यहाँ पर क्या है याद रख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनका हाईएस्ट है दोनों दोस्तों, ये दूसरे प्रयास में इन्होंने ये फेंका है। बाकी इनके सारे जो है जितने भी थ्रो इनने डाले वो सारे फाउल रहे, आपने मैच देखा ही होगा। तो यहाँ ये बात आपको अच्छे से क्या है दोस्तों यहाँ पर समझनी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखोगे ये कहानी इतनी तो आपको समझ में आई। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं कि व्यक्तिगत रूप से भारत ने पहला गोल्ड किसने जीता, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से पहला जो है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने पहला गोल्ड जीता है तो उनका नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और इन्होंने कब जीता था ये यहाँ मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने गोल्ड जीता है तो वो है अभिनव बिंद्रा। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में यह कीर्तिमान हासिल किया था। उसके बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों व्यक्तिगत रूप से द्वितीय स्वर्ण पदक जो है प्राप्त करने वाले भारत के व्यक्ति बने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। जैसे दोस्तों कल मैच हुआ था, आपने मैच में जितने भी मेडल जो है जीते जिन जिन खिलाड़ियों ने, उनके बारे में भी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। इससे क्या होगा, यदि एग्जाम में पूछेगा तो हमसे ये भी बने। देखो अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्ड जीता है दोस्तों, और इन्होंने ओलंपिक का सबसे लंबा जो है सबसे ज्यादा मीटर तक फेंकने वाला जो है व्यक्ति यही बने हैं 92.97 मीटर के साथ। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता है और ये भारत से संबंधित आप जानते हैं, और 89.45 मीटर इन्होंने फेंका है। ठीक है, ये इनका सेकेंड थ्रो था जो इन्होंने फेंका था, बाकी इनके फाउल हो चुके थे और ये इनका बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेस्ट हो गया किसका? अरशद नदीम का। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल की। ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंडरसन पीटर्स ने। किसने जीता है दोस्तों? एंडरसन पीटर्स ने। ये ग्रेनेडा के हैं और इन्होंने भी 88.54 मीटर फेंका है। बहुत बड़ा अच्छा लंबा इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, यदि इस प्रकार से प्रश्न बने तो आपसे बनना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अगली हमारी सुर्खी है दोस्तों यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता या कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को क्या दी? बधाई दी। ये है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है हॉकी पे ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर क्या दी है? बधाइयाँ दी। थोड़ा सा कहानी समझते दोस्तों हॉकी की। ठीक है, चलो पहले मैं ऐतिहासिक संदर्भ में आऊं, उससे पहले इस करंट की घटना को हम एक बार देख लेते हैं। देखो दोस्तों, भारत ने जीता है दोस्तों, कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, किसको हरा के जीता है ये इंपॉर्टेंट है। स्पेन को हमने दोस्तों 2-1 से हराकर जीता है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये बात क्या है याद रख लेना। कैप्टनशिप किसकी थी ये भी देख लीजिए। कैप्टन कौन थे दोस्तों? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। देखो ये एक बेसिक बात थी जो इस प्रश्न से संबंधित थी। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम हॉकी के इतिहास में। ठीक है, अगर मैं हॉकी की बात करूं तो यहां पर आज हमने क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने कुल ओलंपिक में हॉकी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 13 मेडल जीते हैं दोस्तों। कितने?
13 मेडल। चलो यहाँ समझाता हूँ, ये है मेडल हमारे। और भारत ने अगर हॉकी के संदर्भ में देखा जाए तो कितने मेडल जीते हैं? 13 मेडल जीते हैं। अब ये 13 मेडल समझना कैसे जीते हैं दोस्तों। अगर मैं आजादी से पहले की बात करूं, किससे? आजादी से पहले की बात करूं तो सबसे पहले जो है 1928 में हमने पहली बार जो है गोल्ड जीता था, और ये हुआ था एम स्टेडियम में। ठीक है, ये आप जानते हो। चलो, पहला मेडल हमने कब जीत लिया था दोस्तों? 1928 में। फिर हमने 1932 में जो है गोल्ड जीता। अब आप सोच रहे होंगे 4 साल बाद, 4 साल बाद ही जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। आप जानते हो दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों में होता है? 4 सालों में। पहला कब हुआ था? 1896 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1900 से, और फिर ऐसे ये क्रम चलता जा रहा है। ठीक है, अब बात समझना थोड़ी सी, यहाँ पर इतनी सारी कहानी तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन यहाँ देखना दोस्तों, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 1894 में। वही जो है इन खेलों का क्या करती है? आयोजन करती है, इन खेलों को संचालित करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, जिसकी सदस्य अभी भारत की जो है नीता अंबानी को भी चुना गया है, और वो दूसरी बार इसके लिए चुनी गई है। ये सारी जानकारी आपको पता है, लेकिन आपको याद यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों कि प्रति 4 वर्ष में जो है इन खेलों का आयोजन होता है। तो भारत ने पहला गोल्ड जीत लिया 1928 में, फिर 1932 में, फिर दोस्तों 1936 में भी हमने क्या जीता? गोल्ड जीता। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं। देखो, अब दोस्तों 1940 और 1944 इन दोनों समय में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, तो गोल्ड जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। देखो दोस्तों, फिर क्या होता है 1944 के बाद से कहानी समझना। ये है आजादी से पहले की। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद की। ठीक है, आजादी के बाद की कहानी देखो दोस्तों, समझना। यहां पर 1948 में जैसे ही हम आजाद होते हैं और हम पहला फिर से वापस क्या जीतते हैं दोस्तों? गोल्ड जीतते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा क्रम चलता रहेगा। 52 में भी हम क्या जीतेंगे? गोल्ड जीतेंगे। फिर 1956 में भी हम क्या जीत लेंगे? गोल्ड जीत लेंगे। लेकिन जब बात आएगी 1960 के रोम ओलंपिक की, किसकी? ये नाम भी याद रखना, रोम ओलंपिक। जब 1960 में रोम ओलंपिक हुआ, तब भारत में उस समय जो है गोल्ड नहीं आया। उस समय आया हमारे पास क्या? सिल्वर। क्या आया दोस्तों? सिल्वर। देखो, ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसके साथ साथ जो रोम ओलंपिक था, इसी ओलंपिक में पहली बार जो है ओलंपिक को टेलीविजन में क्या है? प्रसारित किया गया था। तो टीवी में भी प्रसारित किया गया था, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलो, अब थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो हमारे पास सिल्वर हो गया, और फिर गोल्ड गोल्ड चल रहा। फिर बात करते हैं 1964 की। 1964 में हमने दोस्तों फिर से क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया। ठीक है, फिर कहानी थोड़ी सी हो जाती है चेंज। देखो, अब यहां देखना दोस्तों, 1968 और 1972 इन दोनों ओलंपिक खेलों में हमने क्या जीता दोस्तों? ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। फिर दोस्तों 1980 जो है हमारा, वो अंतिम रूप से हमारा क्या रहता है? जो रूस की राजधानी मॉस्को में होता है, और वो अंतिम रूप से हमारे द्वारा जीता गया गोल्ड था हॉकी में। ठीक है, लेकिन उसके बाद से हम वापस आते हैं, और दोस्तों 2020 व 2024 इन दोनों ओलंपिक खेलों में हमने वापस क्या जीत लिया? यहाँ पर ब्रोंज जीत लिया है। ठीक है, तो ये बात समझना, भारत ने अभी तक कितने ब्रोंज दोस्तों? कितने ब्रोंज हो गए? 4 ब्रोंज। भारत के पास कितने ब्रोंज हो गए? 4 ब्रोंज हो गए। सिल्वर कितने हो गए दोस्तों? ये एक सिल्वर हो गया हमारा, ये रोम ओलंपिक का सिल्वर। बाकी में हमने जितने भी खेल खेले, उन सब में हमने क्या जीता है दोस्तों? गोल्ड जीता है। ठीक है, ये कहानी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आजादी के बाद से जो हम जब आजाद हुए 1948 में ही हमने क्या जीत लिया था? गोल्ड जीत लिया था। सारी कहानी आपके सामने बताइए, अच्छे से आप इसको याद रख लीजिएगा। यदि सिर्फ ब्रॉन्ज का पूछे तो 4 ब्रॉन्ज कब कब दोस्तों? 2020 और 24 के तो याद है, ये भी याद रख लेना 68 व 72। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है दोस्तों, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को जो है क्या मनाया गया था दोस्तों हमारे यहाँ? भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत वैसी है दोस्तों, जो आप जानते हो। समझना, यहाँ पर ब्रिटिश कालीन भारत में जब ब्रिटिश हम पर क्या कर रहे थे दोस्तों? शासन कर रहे थे। तो क्या होता है दोस्तों, उस समय 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है विश्व स्तर पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार है वो एक मिशन लाती है। उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन जो है आया था कब दोस्तों? 1942 में ही आया था। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया कि जो भारत है ये क्या करे, हमारा सहयोग करे द्वितीय विश्व युद्ध में। गांधी जी उस समय लीडर थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर हम सहयोग भी करते हैं तो आप हमें पूर्णतः स्वतंत्रता दोगे। तो ऐसी स्थिति में जो वहां की ब्रिटेन सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, इसके पांव डगमगा गए। ऐसी स्थिति देखकर क्लियरली समझ में आ गया था कि ये लोग हमें इतनी आसानी से जो है हमें आजादी नहीं देंगे, हमें मुक्त नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो है शुरू हुआ दोस्तों। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। एक चीज याद रखना इसमें, इसके लीडर कौन थे दोस्तों? लीडर थे इसमें महात्मा गांधी। यद्यपि इसमें महात्मा गांधी लीडर थे, लेकिन दोस्तों इसमें देश के सभी वर्ग, जैसे कि किसान, ठीक है, छात्र, शिक्षक, सभी वर्गों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने जो है इस आंदोलन का क्या किया दोस्तों? स्वागत किया, और सारे जो लोगों ने इस आंदोलन में सहभागिता दी। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना दोस्तों, करो या मरो का जो नारा है, करो या मरो का जो स्लोगन है, जो नारा है, वह भी इसी अभियान से, इसी आंदोलन से संबंधित है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन क्या याद रखना अपना? करो या मरो। लेकिन जो 1942 का इतिहास हमारे भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख घटना है दोस्तों। आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त जो है 1942 को आयोजित हुआ था। और इसमें जो है इसी बात को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष जो है 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। चलो ठीक है, नेतृत्व करता गांधी जी थे। चलो आगे की कहानी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान के लिए यूपीआई सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दिया है। किसने कर दिया है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने। मतलब ये करने का जो है राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या कर रही है दोस्तों? 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। अभी हाल ही में आप देखते हैं दोस्तों, अपन फोन से यूपीआई करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा की लिमिट नहीं थी, लेकिन अब क्या कर दिया है आरबीआई ने? 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। राशि याद रखना जरूर दोस्तों, 5 लाख रुपए इसकी राशि कर दी है। दूसरी बात, ये क्यों किया गया है? तो दोस्तों जो भी कर देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको और सुविधाएं दे सके, इस बात को ध्यान में रखकर जो है इसकी सीमा बढ़ाई गई है, ताकि दोस्तों बिना केस के अच्छे से जो है अच्छा खासा 5 लाख की रकम बहुत होती है, इतना ट्रांजेक्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर जो है सुविधा प्रदान की जाए जो करदाता है उनको, इसको ध्यान देकर जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो है इसकी लिमिट बढ़ाई है। ठीक है, समझते हैं दोस्तों यूपीआई है क्या। देखो आते हैं यूपीआई पे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म है दोस्तों इसका यूनिफाइड। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सारी बातें याद रख के जाते हैं लेकिन फुल फॉर्म पता नहीं होता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नाम याद रखना। ठीक है, ये याद। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है दोस्तों? त्वरित रूप से जो है क्या किया जा सके, पेमेंट भेजा जा सके, प्राप्त किया जा सके बिना कैश दिए लिए। इसी बात को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की जाती है दोस्तों। कब? 11 अप्रैल 2016 को। 11 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हो जाती है। ये बात जानते हो आप। राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड द्वारा जो है, कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। ये बात भी आप समझते हो। तो ये जो है पेमेंट सुविधा जो है 5 लाख आप यहाँ पर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आरबीआई की। ठीक है, चलो आरबीआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं आरबीआई की। ठीक, आरबीआई की बात करूं दोस्तों, स्थापना। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और
अगला याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों जनवरी 1949 में, ये बात भी याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों 1937 से पहले पहले इसका कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता हुआ करता था। और वर्तमान में जो है दोस्तों इसका क्या है, मुंबई। ठीक है, ये बात आप जानते हो, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ के गवर्नर से, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन है, देखो पहले भारतीय गवर्नर कौन है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखनी है। चलो मैं आपको बताता हूँ, विस्तार से समझना इसके सारे बिंदु को। ये दोस्तों आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। अब पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, सीडी देशमुख। आजादी के समय गवर्नर कौन थे, वो भी सीडी देशमुख। ये भी बात यहाँ पर याद रखना। फिर याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, बेनेगल रामाराव का। बेनेगल रामाराव जो है इनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष का रहा है। प्रधानमंत्री जो इस पद पर आसीन हुए उनका नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से क्रम के, 15 नंबर के। वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास। ये बात आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, सारी याद रखनी है, यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो आगे की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। पर्वत प्रहार दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया यह अभ्यास है, जिसमें बहुत सारे देश जो है क्या होंगे, शामिल होंगे। थोड़ी सी कहानी समझना लद्दाख के इस क्षेत्र की। दोस्तों मान लो ये है लद्दाख, ठीक है, ये है लद्दाख का एरिया, ये है यहाँ पर लद्दाख का एरिया, ठीक है। जिसमें ये पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पर थोड़ी जटिलता ज्यादा है। क्या है दोस्तों, उबड़ खाबड़ जगह है यहाँ पर क्या है, जटिलता ज्यादा है। और इसी क्षेत्र में जो है, इसी क्षेत्र में जो है ये क्या है, इस पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी सी कहानी समझना, इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि भारत और चीन के मध्य जो है इस क्षेत्र में आपसी तनाव चलता रहता है। तो भारत क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश जो है जो इसमें क्या है शामिल हो रहे हैं, उनसे त्वरित रूप से कभी भी भविष्य में आवश्यकता पड़े तो इस प्रकार सहायता ली जाए। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर जो है यह अभ्यास प्रारंभ किया जा रहा है। आपको इतना याद रखना है दोस्तों, पर्वत प्रहार जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में। अब इसमें पैदल सेना भी शामिल होगी, ठीक है। K9 वज्र जैसे जो हमारे यहाँ पर हथियार है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सारी बातें जो है यहाँ पर अच्छे से जो है इसमें शामिल होगी, क्योंकि ये हमारा रीजन जो है थोड़ा क्या है दोस्तों, चीन से घिरा हुआ है। और इसी वजह से चीन को हम अच्छे से क्या है बैलेंस कर पाए, इस बात को ध्यान में रखकर जो है ये अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो है स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किया खत्म। बहुत अच्छी बात है, देखो समझना दोस्तों, क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में एक नियम बनाया था। उसमें क्या है कि यदि 2 बच्चे हैं तो आपको जो स्थानीय निकाय है वहां पर चुनाव लड़ने से आपको वहां पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ठीक है। कहानी थोड़ी सी, इसमें 2 अधिनियम थे, उन अधिनियम को समझना दोस्तों। एक अधिनियम था आंध्र प्रदेश नगर निगम। कौन सा दोस्तों, ये नगर निगम अधिनियम था। और ये कब आया था, ये 1955 में आया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक और अधिनियम आया था, आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। कौन सा दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम, ये आया था 1965 में। और फिर क्या है दोस्तों, इन दोनों अधिनियम में 1994 में एक संशोधन होता है। क्या होता है दोस्तों, संशोधन होता है। और उसी संशोधन में ऐसा बोला जाता है कि 2 बच्चे होंगे तो वो व्यक्ति नगर पालिका व नगर निगम में क्या है स्थानीय रूप से जो चुनाव होते हैं उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को जो है ध्यान में रखकर अभी जो है हाल ही में यहाँ की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि अब जो है इस पॉलिसी को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अब दोस्तों समाप्त क्यों की जा रही है समझना दोस्तों। यहाँ पर देखो कहानी कुछ ऐसी है कि जो आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पर दोस्तों इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 11% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी हो चुकी है, 60 वर्ष तक हो चुकी है, 11%। और यदि यही नियम चलता रहा
तो 2047 तक यही 11% जो आबादी है ये 19% में बदल जाएगी, जो बहुत बड़ा क्या रहेगा दोस्तों, युवाओं को लेके फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी, क्योंकि युवा अगर सभी इसी उम्र में अगर चीज़ें देखेंगे तो क्या है, इस एज में फिर ज़्यादा चीज़ें वैसे हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर हाल ही में यहाँ जो है इस नियम को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। ये चंद्रचूड़ जी जो है, इनकी जो है अध्यक्षता में कैबिनेट का जो है ये अध्यक्षता हुई, चंद्रचूड़ जी जो यहाँ के सीएम है, तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि अब इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों निधन। किनका? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य जी नहीं रहे। संबंध कहाँ से दोस्तों इनका? पश्चिम बंगाल से। ये बात यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो दोस्तों, ये सीएम कब रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, ये सीएम 2001 में रहे हैं, 2006 में भी रहे हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो उप मुख्यमंत्री पहले हैं ये, जो वर्ष 2000 में बने थे। ये भी बात यहाँ पर याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों ये शिक्षक भी रहे हैं। ठीक है, ये शिक्षक के साथ साथ राज्य मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री के साथ साथ विधायक भी रहे हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आपको इतना याद रखना है, देखो नाम से आपसे पूछ सकते हैं कि बुद्ध देव भट्टाचार्य जी जो है, इनका संबंध किस क्षेत्र से? पर्यावरण से है ना, सितार वादक है, या फिर आपके जो राजनेता है। इस प्रकार से भी यदि प्रश्न बने तो आप यहाँ पर अच्छे से इनसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों निधन फिर से हम बात करते हैं। गांधीवादी शोभना रानाडे अब हमारे बीच में नहीं रही। दोस्तों शोभना रानाडे जी जो है ये पुणे से संबंधित है। कहाँ से? पुणे से। और हाल ही में 99 ईयर्स ओल्ड थे ये, और इनकी क्या हो चुकी दोस्तों, यहाँ पर डेथ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में समझना दोस्तों, ये एक गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। 15 वर्ष की उम्र में ये महात्मा गांधी जी से मिलती है। मिलने के बाद गांधी जी से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि इन्होंने अपने जीवन पर्यंत गांधी विचारधारा को अपनाया। दोस्तों इन्होंने महिलाओं के लिए, ठीक है, महिला, बच्चे और जो भी वंचित वर्ग हैं, इन सबके उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन जो है महिला, बच्चों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी यहाँ पर क्या है याद रखना, ये नहीं रहे हैं, ये पुणे से संबंधित है और ये समाजवादी थे। ठीक है, मतलब कार्यकर्ता थे समाज के, ये सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, पुणे से संबंधित है और हाल ही में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। एक बार ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। कब से कब तक दोस्तों? 9 से 15 अगस्त तक हर घर अभियान जो है, तिरंगा जो है हर घर अभियान मनाया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों ये तीसरा अभियान रहेगा, ये भी याद रख लीजिए, तीसरा है ये अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें क्या किया जाएगा, आप अपने घर के बाहर जो है क्या करोगे, सेल्फी लोगे तिरंगे के साथ और उसे अपलोड करोगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 2023 में लगभग 10 करोड़ लोगों ने जो है अपनी जो है सेल्फी अपलोड करी थी। इस बार जो है आपको भी अपने घर के बाहर तिरंगा हाथ में लेके क्या करना है, यह जो है पोस्ट करके अपडेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 13 तारीख के दिन जो है सांसदों द्वारा जो है नई दिल्ली में जो है तिरंगा रैली निकाली जाएगी। ये बात भी आपके लिए याद रख लीजिएगा। लेकिन 9 से 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। डेट याद रखना, 9 से 15 अगस्त तक। कौन सा अभियान है ये? तीसरा अभियान है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हमारी बॉयलर विधेयक। बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा में अभी पेश कर दिया गया है। मतलब ये दोस्तों बॉयलर में जो काम करने वाले क्रमिक वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए उनको सुरक्षा दी जाए, इस बात को ध्यान में रखकर यह विधेयक पारित किया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, उनके जीवन को और उनकी जो है गतिविधियां वो सुरक्षित रह सके, इस बात को इसमें महत्व दिया जाएगा। यह जो है रिप्लेस करेगा दोस्तों किसको? 1923 के एक्ट को। बॉयलर एक्ट 1923 जो था उसको क्या कर रहा है दोस्तों, रिप्लेस कर रहा है। बात याद रखना 100 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, और बदलाव जरूरी है क्योंकि दोस्तों उस समय के नियम कानून और मापदंड जो है वो अलग है, आज की स्थितियां अलग है। तो यह जो है पुराना हो चुका है। अब जो है यहाँ पर नया जो है यहाँ पर बॉयलर विधेयक लाया गया है 2024। इसमें क्या है दोस्तों, सुरक्षा जो है इनकी कर्मियों की, इन पर विशेष रूप से क्या है ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ये बॉयलर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। चलो
अब बात करते हैं दोस्तों 8 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमने जो है कल डिस्कस किया था 8 अगस्त का करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी हम उनको क्या कर देते हैं, उनके क्वेश्चंस लगा देते हैं। चलो बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब आवंटित किए जाएंगे। हमने कल देखा था दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आवंटित किए जाएंगे 23 अगस्त को। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको यह दिया जाएगा, और यह पहली बार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा 23 अगस्त। कहानी सुनाई थी मैंने दोस्तों 23 अगस्त की, क्योंकि 23 अगस्त 2023 के दिन जो है मिशन चंद्रयान 3 जो है वो मतलब सफलतापूर्वक क्या हो चुका था दोस्तों, वहां पर उसने लैंडिंग कर लिया था। इसी बात को ध्यान में रखकर 23 अगस्त को जो है इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। 23 अगस्त से ही क्यों दोस्तों, तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान दिवस। और अंतरिक्ष विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है दोस्तों इसका सफलतापूर्वक यहाँ पर क्या हो चुका था, ये जो है लैंडिंग कर लिया था इसने 23 अगस्त 2023 को। ये बात आपको पता है, ये मैंने आपको बताई थी, पूरी कहानी हमने देखी थी कल। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 14 जुलाई के दिन ही जो है इसे क्या, यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से भेजा गया था चंद्रयान 3 को। आप जानते हो दोस्तों 14 जुलाई 2003 को, और 28 अगस्त को ये पहुंच चुका था। बात करते हैं 28 फरवरी की, तो यहाँ पर याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखना अंतरिक्ष विज्ञान अलग है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अलग है। फिर बात करते हैं दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारे यहाँ सांख्यिकी विधि के जनक जो है, जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनका जन्म हुआ था दोस्तों। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था 1893 में। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 29 जून को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये यहाँ पर हमने अच्छे से देखा। अगला हमारा बिंदु दोस्तों, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट किस वेट कैटेगरी में खेलती है। दोस्तों 50 किलोग्राम में यह खेलती है, और इन्होंने क्यूबा के खिलाड़ी को पराजित करके सिल्वर मेडल जीत लिया था। लेकिन फाइनल में जब ये पहुंची तो इनका 100 ग्राम अतिरिक्त भार वजन था, इस वजह से इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और सिल्वर मेडल भी हमारे हाथ से चला गया। बहुत हमारे लिए दर्दनाक बात है। तो यहाँ पर इनके संदर्भ में याद रखना, ये 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एनई रेस क्या है। पूरा हमने देखा था दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर कृषि और बागवानी जो फसलें हैं उनको क्या है एप्लीकेशन के माध्यम से, फोन एप्लीकेशन के माध्यम से ही क्या किया जा सके, उनका उचित दाम में उनको बेचा जा सके, ताकि बिचौलियों से जो है इस चीज को बचाया जा सके। किसानों के हाथ में जो जितनी राशि आनी चाहिए उतनी हाथ में आए, इस बात को ध्यान में रखकर जो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यह है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की एक डिजिटल पहल, क्योंकि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आप जानते हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं दोस्तों, तो रेखा शर्मा आप जानते हो। और दोस्तों यदि फर्स्ट अध्यक्ष की बात करूं तो उनका नाम भी याद रख लीजिएगा, जयंती पटनायक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जयंती पटनायक जो है क्या है, प्रथम अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। थोड़ी सी राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लेते दोस्तों। 1990 में एक एक्ट आया था राष्ट्रीय महिला अधिनियम, और इसी बात को ध्यान में रखकर 31 जनवरी 1992 को किसका गठन हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का। किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। ठीक है, 1992 में। ये बात आप यहाँ पर याद रखना। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में रेखा शर्मा है, और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर क्या है अच्छे से मेंशन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा पुरंदर अंजीर का निर्यात किस देश को किया गया। दोस्तों यहाँ पर अंजीर, नॉर्मल अंजीर की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पर 2 चीजें याद रखना, एक है केवल अंजीर, और एक है दोस्तों अंजीर का जूस। ठीक है, जूस। तो फरवरी 2023 में क्या याद रखना दोस्तों, फरवरी 2023 में भारत ने हांगकांग को जो है यह निर्यात किया था अंजीर। लेकिन व्यवसायिक रूप से उसको भेजा था, बहुत कम मात्रा में भेजा था, लेकिन वह सफल रहा, वो डील रही, व्यवस्थित रही, सफल रही। लेकिन अगर मैं अंजीर के जूस की बात करूं दोस्तों, तो ये पोलैंड को हाल ही में हमने भेजा है। पोलैंड जो है इसको अंजीर का जूस भेजा है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसकी राजधानी दोस्तों वारसाई किसकी राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है। और हांगकांग जो है पहली बार भेजा गया था, ये बात याद रखना, जूस नहीं भेजा गया था, एक
कम मात्रा में ही सही, लेकिन एक व्यावसायिक रूप से जो है भेजा गया पहला खेप जो था हमारा, वो कहाँ का था? हांगकांग का था। ये याद रखना। हांगकांग कहाँ है दोस्तों? आप जानते हो कि दक्षिण चीन सागर जो है, ये है यहाँ पर मान लो हांगकांग, और इसके दक्षिण चीन सागर जो है, इसने पूर्व से, दक्षिण से, पश्चिम से, सब तरफ से इसको क्या है? कवर कर रखा है। ऊपर ये चीन से जुड़ा हुआ है, ये आप जानते हो। केवल रक्षा और विदेश मामलों में इसके पास अपने स्वयं के अधिकार है, बाकी इसके सारे अधिकारों पर किसका नियंत्रण है दोस्तों? चीन का है। आप जानते हो सारी बातें। तो ये है हांगकांग, और यहाँ पर हमने पहला खेप भेजा था, लेकिन अंजीर का जूस जो है हमने पोलैंड को भेजा है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? दोस्तों, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी जी जो है, ये 27 क्रम के हमारे क्या बन गए अब? एसबीआई के चेयरमैन। और इससे पहले कौन थे? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, 1955 में एसबीआई का स्थापना हुई थी। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सारे बिंदु यहाँ पर क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, टाइफून। टाइफून क्या है? एक सैन्य अभियान वाहन है, और इस सैन्य वाहन में आपने देखा था दोस्तों, हमने कल ही बात करी थी कि ये जो है, यहाँ पर जो है 2 सीट रहेगी, और बाकी जो है यहाँ पर जो है हमारे कितने, लगभग 8 ऐसे जो है सैनिक आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यह वाहन क्या करेगा दोस्तों? ऐसे जटिल क्षेत्रों में, सुरंग वाले क्षेत्रों में आसानी से जो है गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इस बात को ध्यान में रखकर जो है अभी इसका क्या है? परीक्षण किया गया है। तो ये कौन है, कहाँ पर किया गया है, किस देश द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये रूस द्वारा निर्मित है, और भारत हाल ही में अपने सैन्य ठिकानों पर इसकी जो है इसकी हेल्प से अपने काम करेगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने 9 अगस्त का करंट अफेयर्स देखा, इसके साथ साथ हमने 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए। इससे हमारे 2 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।